हेलो मित्रों, जैसा कि हम टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट में आपने जो मूल अधिकार था 15 तक आपने देखा था। आज जो मेरी टॉपिक होगी उसके आगे होगी। आइए बिना विलंब किए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है मित्र, तो आज हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट के अगले अनुच्छेद के बारे में, और जो अनुच्छेद होगा वो अनुच्छेद 16। क्लियर। देखिए अनुच्छेद नंबर 16 में भी कई भागों में बांटा गया है, इसके भी कई उपक्लाज हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। क्लियर। देखिए मित्र, अगर हम देखें तो हमारा टॉपिक कौन चल रहा था? हमारा टॉपिक फंडामेंटल राइट का पहला प्रकार चल रहा था, और वो चल रहा था समता का अधिकार। समता का अधिकार चल रहा था, और समता का अधिकार कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद है बताइए? समता के अधिकार में कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद हैं? तो 14 से 18। अनुच्छेद नंबर 16, अनुच्छेद नंबर 16 को कई भागों में बांटा गया है। उनमें से अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद नंबर 16(1) में क्या कहा गया है? 16(1) में ये कहा गया है कि व्यक्तियों के अवसर की प्राप्ति करने के लिए, ठीक है, उसके नियुक्ति और रोजगार के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। यानी कहने का मतलब एक तरीके से अवसर प्रदान किया जाना, लोक नियोजन। जी हाँ, अनुच्छेद नंबर 16 का संदर्भ किससे है? लोक नियोजन से संदर्भ है। ठीक है, लोक नियोजन। ये लोक नियोजन शब्द आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, लोक कल्याणकारी कार्य से है। तो अवसर प्राप्त किया जाना किससे? कौन सा अवसर प्राप्त किया जाना? अवसर प्राप्त किया जाना नियुक्ति और रोजगार के संदर्भ में। नियुक्ति और रोजगार के संदर्भ में अवसर प्रदान करना, ये कौन बात करता है? अनुच्छेद नंबर 16। ठीक है। इसके बाद देखिए 16(2) की बात करें तो इसमें किसकी बात करता है? इसमें बात करता है कि धर्म, ध्यान से रखिएगा, धर्म, मूल वंश, इसके अलावा जाति, लिंग, जन्मस्थान, निवास और उद्भव के आधार पर भेदभाव न किया जाना। जी हाँ, भेदभाव न किया जाना। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? न किया जाना, अनुच्छेद नंबर 16(2) में। देखिए जितनी बातें अनुच्छेद नंबर 15 में कही गई थी उतनी बातें यहाँ पर भी की गई है, लेकिन अनुच्छेद नंबर 16 में निवास और उद्भव 2 शब्द यहाँ पर जोड़े गए हैं। तो आपको यही 2 शब्द को ध्यान में रखिएगा कि समानता के अधिकार में किस अनुच्छेद में निवास और उद्भव के आधार पर भेदभाव की बात नहीं की गई है, तो आप बताइएगा अनुच्छेद नंबर 16। ठीक है, और वो भी 16 का कौन सा भाग है? 2। अगर 2 न दिया हो तो 16। और वहाँ पे अनुच्छेद नंबर 15 में निवास और उद्भव जैसे शब्द का उपयोग भेदभाव के लिए नहीं किया गया था। वहाँ पे जो बात की गई थी वो सामाजिक भेदभाव की बात की गई थी। यहाँ पे जो बात की जा रही है ये रोजगार के संदर्भ में, नियुक्ति के संदर्भ में बातें कही जा रही है। क्लियर। आइए अब आगे देख लेते हैं 16(3). जी हाँ, 16(3) इसमें क्या कहा गया है? जैसे समानता के अधिकार में ये कहा गया है कि भारत के नागरिकों को सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन 16(3) में ये कहा गया है कि स्थानीय, जी हाँ, स्थानीय कुछ क्षेत्र जो होते हैं, स्थानीय कुछ क्षेत्रों को सरकार क्या होती है? सरकार अधिक प्राथमिकता देती है। जी हाँ, सरकार अधिक प्राथमिकता देती है। किसमें प्राथमिकता देती है? सरकार अधिक प्राथमिकता देती है रोजगार के अवसर के प्रदान किए जाने पे। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे राज्य होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए होते हैं। ऐसे स्थिति में सरकार उन राज्यों को ज़्यादा तवज्जो देती है। जैसे आप अगर समझ लीजिए कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश की अगर आप बात कर लेते हैं। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा आप देख लेते हैं मणिपुर और त्रिपुरा, और इसके अलावा आप किस राज्य को देखोगे? अरुणाचल प्रदेश।
ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो ये ऐसे कुछ राज्य होते हैं कि जहाँ पर स्थानीय प्राथमिकता के आधार पर रोजगार के अवसर अधिक प्रदान किए जाते हैं अपेक्षा दूसरे स्थानीय क्षेत्रों के। क्लियर मित्र। अब देखते हैं अनुच्छेद नंबर जो 16 का जो चौथा उपक्लाज है, अनुच्छेद नंबर 16 का जो चौथा उपक्लाज है वह किससे संबंधित है। देखिए मित्र, इसमें यह कहा गया है कि पिछड़ा वर्ग को, जी हाँ, जो पिछड़ा वर्ग को रोजगार में अतिरिक्त अवसर तब प्रदान किया जाएगा, रोजगार में एक तरीके से अतिरिक्त अवसर तब प्रदान किया जाएगा, अतिरिक्त अवसर कब प्रदान किया जाएगा, जब इनकी अपर्याप्त संख्या होगी। तो अपर्याप्त का मतलब यहाँ पे क्या है, अपर्याप्त संख्या होगी। इसका मतलब कि जैसे मान लेते हैं कि रोजगार के लिए कोई सीट निकली है, अगर उसमें ओबीसी की कैंडिडेट पर्याप्त मात्रा में अगर सीट हासिल नहीं कर पाते हैं, पर्याप्त मतलब कि अपने जनसंख्या के अनुपात में अगर उनका एक निश्चित सीट नहीं हासिल हो पाता है, तो ऐसे स्थिति में उनको क्या मिलेगा, अवसर मिलेगा, जिसको आप कह सकते हैं एक तरीके से आरक्षण की बात, ऐसे स्थिति में मिलेगा। लेकिन अगर उनकी पर्याप्त कोटा पूर्ण हो जाता है तो ऐसे स्थिति में उनको किसी भी प्रकार के आरक्षण नहीं मिलेगा। यानी कि अपर्याप्त का मतलब जनसंख्या के प्रतिशत और सीट के अनुपातों से लिया गया है। क्लियर। तो ये आपके अनुच्छेद नंबर 16 को आपको याद करना है। अगर आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं तो अनुच्छेद नंबर 16 किससे है, तो ये रोजगार से रिलेटेड है। और दूसरी चीज़, निवास और उद्भव की बात किस में की गई है और किसके संदर्भ में, तो रोजगार के संदर्भ में बात की गई है और ये अनुच्छेद नंबर 16 में बात कही गई है। ठीक है। और ये मूल अधिकार का कौन सा भाग है, तो ये समता का अधिकार का भाग है। क्लियर। ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। समता के अधिकार का ये दूसरा अनुच्छेद है, समता के अधिकार का दूसरा अनुच्छेद और फंडामेंटल राइट का पहला प्रकार समता का अधिकार। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अनुच्छेद नंबर 16 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर मित्र। अब आइए, जो समता के अधिकार में अगला अनुच्छेद है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और वह अनुच्छेद कौन सा है, वह अनुच्छेद नंबर 17 है। वो कौन सा है, 17 है। देखिए मित्र, आप एक चीज़ जान लीजिए कि हमारे फंडामेंटल राइट में केवल 2 ही ऐसे अनुच्छेद हैं जिसके उल्लंघन किए जाने पर दंड का प्रावधान किया गया है। एक 17 है और दूसरा 23 है। तो अनुच्छेद नंबर 17 की बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 17 में एक अनुच्छेद है, उसको कहा जाता है अनुच्छेद नंबर 17। इसमें किसकी बात की गई, इसमें बात की गई है अस्पृश्यता। जी हाँ, अस्पृश्यता को समाप्त किया जाना, अस्पृश्यता को समाप्त किया जाना। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये कि जो छुआछूत के आधार पर समाज में किसी भी तरीके का भेदभाव किया जाता है, अब उस चीज़ को क्या किया जाना चाहिए, समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ये किस अनुच्छेद में ये बातें कही गई हैं, तो अनुच्छेद नंबर 17 में। अनुच्छेद नंबर 17 में एक तो आपको ये याद कर लेना है, और 2 चीज़ें और हैं। जैसे अनुच्छेद नंबर अस्पृश्यता संबंधित अस्पृश्यता संबंधित अधिनियम कब बनाया गया था, तो पहली बार आप जान लीजिए कि अस्पृश्यता संबंधित अधिनियम, ठीक है, या अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, ये कब बनाया गया था। तो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम या संबंधित अधिनियम, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये अधिनियम लाया गया था 1955 में। ठीक है। और एक अधिनियम और बनाया गया था, और वो अधिनियम 1976 में आया था, और उसको कहा जाता है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। अब ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था और इसका संबंध
किससे है या किस अनुच्छेद से है या संविधान के किस भाग से है, तो आपको यही बताना होगा। सिविल अधिकार का संरक्षण ये 1976 में लाया गया है। इसका संबंध अस्पृश्यता से है और इसका संबंध समता के अधिकार से है और इसका संबंध फंडामेंटल राइट से है। तो देखिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। क्लियर? अब ये आपको इतनी बातें इसमें याद करनी होगी। एसएससी और टेट और पेट जैसे विद्यार्थियों के लिए इतना ज़्यादा सफिशिएंट है। और सिविल में भी जब भी पूछा गया है तो इसमें यही पूछा गया है। अगला बात आप ये नोट कर सकते हैं कि अनुच्छेद नंबर 17 एक ऐसा अनुच्छेद है जिसके उल्लंघन किए जाने पर, ये भी नोट कर लीजिए, जिसके उल्लंघन किए जाने पर क्या है, जिसके उल्लंघन किए जाने पर दंड का उपबंध किया गया है। दंड का उपबंध किया गया है। ठीक है, दंड का क्या किया गया है, उपबंध किया गया है अनुच्छेद नंबर 17 का उल्लंघन किए जाने पर। क्लियर मित्र? ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद नंबर 18। अब ये समता के अधिकार का अंतिम अनुच्छेद है। अगर आपसे पूछे कि समता के अधिकार का अंतिम अनुच्छेद कौन है, तो आप बताइएगा कि समता के अधिकार का अंतिम अनुच्छेद 18 है। समता के अधिकार का अंतिम अनुच्छेद 18 है और इसमें जो बातें कही गई हैं अनुच्छेद में, वह है उपाधियों का अंत। जी हाँ, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, इसमें बातें कही गई। देखिए मित्र, उपाधियों के अंत के संदर्भ में आप जानते हैं कि बहुत सारे हमारे भारतीय इतिहास में देवपुत्र, महाराजा, ठीक है, ये सारी जैसी उपाधियां लोग धारण करके कहीं न कहीं अपने आप को सर्वोच्चता को साबित करते हैं, जिससे कि अगले वाले को हीन भावना महसूस होता है, उसकी प्रतिष्ठा प्रभावित होती है, उसके सम्मान का भाव उत्पन्न नहीं हो पाता है। तो ऐसे स्थिति में देखेंगे उपाधियों के अंत करने की बात कही गई है। तो ध्यान से सुनिएगा, उपाधियों के अंत के संदर्भ में कुछ बातें को आप ध्यान में रखिएगा। पहली चीज़, उपाधियों को अंत करने में उपाधियों का अंत कर दिया गया है, तो इसमें ये कहा गया है कि यदि लेकिन उपाधियों का अंत किया गया तो किस मामले में, तो सैन्य और शिक्षण को छोड़कर। जी हाँ, सैन्य एवं शिक्षण को छोड़कर, सैन्य और शिक्षण जैसे क्षेत्रों में उपाधियों के अंत के संदर्भ में बात न करके बाकी अन्य संदर्भों में उपाधियों के बारे में बात किया गया। जैसे कि अभी मैंने नाम आपको बताया कि ये सारे जैसे महाराजा, देवपुत्र या अन्य और जैसे आप देख सकते हैं राजा की उपाधि। तो इस तरीके की ढेर सारी उपाधियां आपको सुनने को मिला होगा भारतीय इतिहास में। तो सैन्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों को छोड़कर, ठीक है, ये आपको याद करना होगा। अगला पॉइंट इसमें ये याद करना होगा कि अगर कोई विदेश में रहने वाला व्यक्ति है, ठीक है, और वो कार्य कर रहा हो, भारत का नागरिक हो, ठीक है, विदेश में रहने वाला वह व्यक्ति जो एक तरीके से क्या हो, भारत का नागरिक हो, अगर उसके विदेशों में नागरिक हो, अगर उसे विदेशों में किसी चीज़ की उपाधि मिलती है, विदेशों में उपाधि मिलती है, तो इसमें क्या होगा, मिलती है तो इसके लिए राष्ट्रपति से क्या लेना होगा, आदेश लेना होगा। यानी कि मिलती है तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना आवश्यक है। ठीक है, यानी कि उपाधि के लेने के संदर्भ में राष्ट्रपति की स्वीकृति क्या है, आवश्यक है। ठीक है, राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है, ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज़, आगे चलकर कुछ लोगों ने ये कहा कि उपाधि और पुरस्कार में अंतर होता है। जैसे उपाधि और पुरस्कार में अंतर होता है, पुरस्कार को उपाधियों से नहीं जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ ध्यान रखना कि आगे चलकर ये कहा गया कि आगे चलकर पुरस्कार और उपाधि में अंतर व्यक्त किया गया।
ठीक है, उपाधि में अंतर व्यक्त किया गया, अंतर व्यक्त किया गया। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि कुछ पुरस्कार होते हैं, जैसे आप नाम सुने होंगे भारत रत्न। अगर हम भारत रत्न की बात करें तो ये क्या है, पुरस्कार है कि उपाधि है? पद्म विभूषण ये क्या है, ये उपाधि है कि पुरस्कार है? तो ये पुरस्कार है। तो इस तरीके से ढेर सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, इस तरीके से ढेर सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। तो कुछ लोग पुरस्कार को उपाधियों से जोड़ते थे, लेकिन उस चीज़ को अंतर कर दिया गया और ये बताया गया कि नहीं, पुरस्कार दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन पुरस्कार जो आपको मिलेगा उसको अपने नाम के साथ नहीं जोड़ना है, उसको अपने नाम के साथ नहीं जोड़ना है, ऐसा इसमें कहा गया है। नहीं जोड़ना है ऐसा इसमें कहा गया है, नहीं जोड़ना है ऐसा इसमें कहा गया है। क्लियर? ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। पुरस्कार देने की बात इसलिए कही गई क्योंकि पुरस्कार क्या करता है, पुरस्कार इंसान को एक तरीके से प्रेरणा देता है। किस तरीके के? भावी पीढ़ी को एक प्रेरणा देता है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए। इससे क्या होगा, इससे प्रतिस्पर्धा का माहौल बढ़ेगा, और जब प्रतिस्पर्धा का माहौल बनेगा तो फिर योग्यता लोगों के अंदर डेवलपमेंट होगी, और जब योग्यता होगी तो हमारे देश का क्या होगा, विकास होगा। क्लियर? तो इस वजह से पुरस्कार को उपाधियों का यहाँ पे अंतर व्यक्त किया गया। लेकिन कुछ लोग आज भी पुरस्कारों के अपने नाम के साथ जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि कलाकार को कहीं किसी क्षेत्र या समय में नहीं बांधा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसलिए पुरस्कार को नहीं बंद किया जा सकता है। और दूसरी तरफ आपको राष्ट्रपति के संदर्भ में एक बातें और याद करनी होंगी। जो ये उपाधियों के अंत के संदर्भ में बात की गई है मित्र, ये एक तरीके से राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया क्या है, एक संदेश है, आदेश नहीं है, आदेश नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये एक संदेश है, आदेश नहीं है। संदेश और आदेश में क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है, आदेश का उल्लंघन हो जाए तो चलता है, लेकिन उपाधियों का अंत जब तक ये संदेश में रहता है तो आप उल्लंघन कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर राष्ट्रपति के द्वारा यही संदेश आदेश में बदल जाता है, अगर आप उसको उल्लंघन करोगे तब आप किसके हकदार होगे, तो आप दंड के हकदार होगे। क्लियर? तो मुझे लगता है कि अनुच्छेद नंबर 18 भी आपको समझ में आ गया होगा। स्पेशली आप ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा। किसी भी उपाधि को धारण करने से पहले आपको राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना यहाँ पर आवश्यक है। ये बातें आप ध्यान जरूर रखिएगा। और दूसरी बातें, उपाधि और पुरस्कार में क्या होता है, अंतर होता है। क्लियर? ये भी बातें आपको ध्यान रखना होगा। तीसरी बात है कि आप उपाधि धारण कर सकते हो, लेकिन सैन्य और शिक्षण दो जैसे क्षेत्रों को छोड़कर। ठीक है, यहाँ से प्रश्न कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अब ये मित्र फंडामेंटल राइट के समता के अधिकार का अंतिम अनुच्छेद था। इस चीज़ को याद करिएगा, कभी हो सके आपसे ये पूछ भी लिया जाए कि फंडामेंटल राइट के समता के अधिकार का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है, तो अंतिम अनुच्छेद समता के अधिकार का जो है वह है 18। क्लियर? और पहला अनुच्छेद कौन सा है बताइए? तो पहला अनुच्छेद जो है वो 14 है, 12 मत मारिएगा। समता के अधिकार का पहला अनुच्छेद कौन सा है, तो 14 है। और मूल अधिकार का पहला प्रकार कौन है, समता का अधिकार है। और मूल अधिकार का पहला अनुच्छेद किसको माना जाता है, तो आप 12 ही करिएगा। क्लियर? क्योंकि फंडामेंटल राइट में वो अनुच्छेद 12 से 35 रखे गए हैं। आपको फैक्ट अगर याद है तो प्रश्नों का नेचर भी पकड़ने की कोशिश करिए। अब आते हैं मित्र, देखते हैं जो मेरी अगली टॉपिक है वो कौन सी है, वो मेरा है मूल अधिकार का दूसरा प्रकार। जी हाँ, मूल अधिकार का दूसरा प्रकार। अब इस चीज़ को देख लेते हैं, मूल अधिकार का दूसरा प्रकार, मूल अधिकार का दूसरा प्रकार। तो दूसरा प्रकार कौन सा है, मूल अधिकार का दूसरा प्रकार कौन सा है, तो स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अब स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद है, तो आपको याद करना होगा कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह 19 से लेकर
22 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 19 से 22 तक है। क्लियर। एक क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा। मैंने आपको संविधान के स्रोत में बताया था स्वतंत्रता किस देश से लिया गया है, स्वतंत्रता किस देश से लिया गया है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं उसको देख लेते हैं। देखिए मित्र, जो दूसरा प्रकार में पहला अनुच्छेद है 19। अब 19 के बारे में देखते हैं, फिर इसके बाद 20 है, और 20 के बाद 21 है, और 21 के बाद इसमें जो अनुच्छेद है वह 22 है। क्लियर। ये मुझे 4 अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार में पढ़ने होंगे। कितने? 4। आइए हम पहला देख लेते हैं, अनुच्छेद नंबर 19। अनुच्छेद नंबर 19 यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार है ही है, तो स्वतंत्रता के अधिकार का पहला अनुच्छेद 19 है। अब ये ध्यान में रखिएगा मित्र कि मूल संविधान में कुल कितने प्रकार के स्वतंत्रता प्रदान की गई अनुच्छेद नंबर 19 में। तो मूल संविधान में अगर आप देखेंगे, मूल संविधान में जो अनुच्छेद नंबर 19 के तहत इसको 7 उपखंडों में बांटा गया। 7 उपखंडों में बांटा गया। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब अनुच्छेद नंबर आपको 19(1)(19)(2) या तो आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं 19A 19B और उसके बाद 19C 19D 19E और 19F और 19F। फिर इसके बाद देखेंगे, इसके बाद H और G। इस तरीके से इसको कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, 19A B C D E F H G तक इसको कई भागों में बांटा गया है। क्लियर। अब यहाँ पर देखेंगे मूल संविधान में, अब इसकी संख्या जो थी वो 7 थी। ठीक है, इसकी संख्या कितनी थी? 7 थी। यहाँ यश तक ही है, इसकी संख्या कितनी है? 7 है। लेकिन अब आप देखेंगे वर्तमान में फंडामेंटल राइट में कुल कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है। तो वर्तमान में अगर देखेंगे तो वर्तमान में 19 के 6 उपक्लाज हैं, और यहाँ पे कितने हैं? तो यहाँ पे 7 उपक्लाज में या 7 उपखंडों में यहाँ पे बांटा गया है। क्लियर। ये चीज़ें देखेंगे। अब आइए देख लेते हैं कि 19 अनुच्छेद को जितने उपखंडों में बांटा गया है उसमें क्या क्या क्रमशः कहा गया। तो क्रमशः भी आपको याद होना चाहिए। क्लियर। आइए एक एक करके हम उस चीज़ को देखते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप नोट्स भी बना रहे होंगे। ठीक है मित्र। अब यहाँ पे देखिए अनुच्छेद नंबर 1A में क्या कहा गया है। इसमें ये कहा गया है विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में यहाँ पर प्रेस की भी स्वतंत्रता की बात की गई है। प्रेस की स्वतंत्रता भी इस अनुच्छेद के तहत बात की गई है। क्लियर है। आगे मैं इसको अनुच्छेद नंबर 19 और 21 को और क्लियर करके बताऊंगा कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। क्लियर। तुलनात्मक तरीके से एक वीडियो मेरा अनुच्छेद नंबर 19 और 21 भी आएगा, उसको भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है। फिलहाल यहाँ पर देखिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। अनुच्छेद नंबर 19B में ये कहा गया है कि शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अब इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मित्र। शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का मतलब ये है कि अनुच्छेद नंबर 19B में हड़ताल की बात नहीं की गई। सम्मेलन करिए लेकिन वहाँ पे आप हड़ताल जैसा कोई कार्य नहीं करिए। और दूसरी चीज़, अगर आप शांतिपूर्वक कहीं भी सम्मेलन कर रहे हो तो वहाँ पे आप किसी भी प्रकार के हथियार वगैरह, धारदार हथियार वगैरह लेकर मत बैठिए। ठीक है।
यानी कि बिना हथियार के आप वहाँ पे बैठिए, शांतिपूर्वक अपनी बातों को कहिए जो आपके मन में है, मनवाने के लिए, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो धर्म के, जैसे सिख धर्म में हथियार लेना आवश्यक है, क्योंकि उनका धर्म कहता है। तो जहाँ धार्मिक जैसा मुद्दा होगा उसके संदर्भों में छोड़कर, अब भाई सिखों को हथियार तलवार लेना ये सब क्या है, वहाँ पर उनको ऐसा उनके धर्म में कहा गया है। तो जो बातें धर्म से संबंधित होगी उसको छोड़ के, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 19 में अगर ये बातें कही जा रही है, लेकिन किसी के धर्म में अगर है कि हाँ मुझे हथियार लेना है, तो वहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का क्या होगा, हनन होगा। तो ऐसे स्थिति वाले या ऐसे रहने वाले ग्रुप के व्यक्तियों के साथ ऐसा नहीं होगा, जैसे सिख धर्म। क्लियर? अब देखिए अनुच्छेद नंबर 19C में क्या कहा गया है, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता। कहीं कहीं संगठन भी लिखा है तो उससे घबराइएगा मत, संघ बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। अगला 19D में क्या कहा गया, 19D में भ्रमण या आने जाने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, आने जाने की क्या है, स्वतंत्रता है। अब देखिए 19E में क्या है, 19E में जो है वह है निवास करने की स्वतंत्रता। जी हाँ, निवास करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता। अभी इस चीज़ को समझाते हैं आपको, निवास करने की स्वतंत्रता। और 19F में क्या था, संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, संपत्ति रखने की क्या है, स्वतंत्रता है। क्लियर? तो संपत्ति रखने की स्वतंत्रता की बात किस में कही गई, अनुच्छेद नंबर 19F में कही गई है। और 19H में अगर हम बात कर लें मित्र, तो 19H में क्या कहा गया है, इसमें यह कहा गया है कि भारत में कहीं भी व्यवसाय या रोजगार, व्यवसाय करने या रोजगार प्राप्त करने की स्वतंत्रता, रोजगार प्राप्त करने की स्वतंत्रता, ठीक है, करने की स्वतंत्रता। ये किसके संदर्भ में बात की गई, अनुच्छेद नंबर 19 किसमें, H में कहा गया है। क्लियर मित्र? इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। देखिए भारत में जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था, है नहीं, पहले था, जहाँ पर भारत के नागरिकों को ये दो प्रकार के अधिकारिता नहीं मिलती थी, एक निवास करने की स्वतंत्रता और एक किसकी स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। क्यों? कारण ये था कि जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर यानी कि JK, पहले का मतलब 2019 के पहले JK, अब तो इसको क्या कर दिया गया, अब इसको तोड़कर 2 केंद्र शासित राज्य बना दिए गए। लेकिन इसके पहले जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी, और दोहरी नागरिकता होने की वजह से जम्मू कश्मीर दूसरे राज्यों में ये सारे लाभ तो उठा लेता था, लेकिन बाकी के राज्य जो होते थे ये 2 लाभ नहीं उठा पाते थे। क्यों? क्योंकि भारतीयों में बाकी राज्यों में एकहरी नागरिकता की बात की गई है, दोहरी नागरिकता की नहीं। क्लियर? तो ये कुछ मोटा चीज़ है जो आपको याद करने होंगे, आपके परीक्षा में ये सारे चीज़ पूछे जाते हैं। ठीक, अब देखते हैं, जैसा कि मैंने कहा वर्तमान में फंडामेंटल राइट में कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो कुल मिलाकर 6 इसके उप क्लास यानी स्वतंत्रता दी गई। आपके मन में आ रहा होगा कि इन 7 में से कौन सी स्वतंत्रता को हटाया गया, तो मैं वो बता दे रहा हूँ, उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है, इसमें ये कहा गया कि 44वें संविधान संशोधन के तहत, जी हाँ 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, जी हाँ संपत्ति रखने की स्वतंत्रता को क्या कर दिया गया, संपत्ति रखने की स्वतंत्रता को हटा दिया गया। संपत्ति रखने की स्वतंत्रता को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत, तो 44वें संविधान संशोधन के तहत। कब? अनुच्छेद 1978 में।
अनुच्छेद नंबर 19 के किस भाग को? तो 19 के यफ भाग को। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो कुल ये 6 प्रकार की बातें कही गई हैं। इसको यहाँ से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। लेकिन वर्तमान में अगर ये पूछे जाएगा कि यफ में क्या है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यफ से हट जाने के बाद आप यच को छठे में कर देना, ऐसा नहीं है कि यफ में क्या है। अगर इस तरीके पूछेगा और उसमें संपत्ति रखने की स्वतंत्रता होगी तो वो वही माना जाएगा, और ये यच में पूछेगा तो आपको ये माना जाएगा। लेकिन क्या ये गलत है, क्या ये सही है? संपत्ति रखने की स्वतंत्रता अनुच्छेद नंबर 19 यफ में है, अगर इस तरीके से वर्तमान में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तब ये गलत हो जाएगा। इसलिए किसी संविधान में लिखी गई बातों को थोड़ा से आपको उस पर विचार करना ही होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अनुच्छेद नंबर 19 समझ में आ गया होगा, ठीक है मित्र। चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा न होने पाए तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकना चाहता हूँ। आगे हमारे जो टॉपिक होगी वो अनुच्छेद नंबर 20, 21 और 22 को लेकर होगी, ठीक है। और कौन सा भाग है ये? स्वतंत्रता का अधिकार का भाग है। तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।